डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि ये तीसरा मेगा जो इवेंट है आपकी जॉब फेयर के आधार पर, उसमें बीकानेर में लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और मैं समझता हूँ कि जयपुर में भी फेयर हुआ है, परंतु बीकानेर का जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि कम समय में, श्री कृष्ण बता रहे थे कि 1600 लोगों को जॉब मिल रही है। ये एक शुरुआत है। हम चाहेंगे हर ज़िले में जॉब फेयर लगे। मैं इस मौके पर तमाम उन साथियों को जिनको अवसर मिला है, उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा, और जिनको आगे संभावना बनी है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको मेरी अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत शुभकामनाएं। कंपनी जो आई है, MOU हुआ है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज सबसे बड़ी समस्या देश में है तो महंगाई के बाद में बेरोजगारी की है, और इसका हल सरकारों को निकालना ही चाहिए और निकालना ही पड़ेगा। जनसंख्या बढ़ती जा रही है नौजवानों की, 3/4 ज़्यादा जो है, 3/4 ज़्यादा आबादी नौजवानों की है। वो उम्मीद करते हैं कि हमें अवसर मिलेंगे, चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी, कहीं न कहीं जहाँ हम चाहें नौकरी लग सके। वो माहौल बनाने के लिए चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हों, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये जो अभी अशोक चांदना जी कह रहे थे, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं मुल्कों के अंदर। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए कि माहौल बनना था, इन्वेस्टमेंट बाहर से आए यहाँ पर, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उल्टा हो रहा है। करीब 9,46,000 जब से सरकार आई है NDA गवर्नमेंट 7 साल में, ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के आंकड़े हैं कि 9,46,000 लोग जो है वो भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। आप सोच सकते हैं क्यों छोड़ चुके हैं, क्या कारण है। भारत सरकार को चाहिए वो असेसमेंट करवावे। ये बहुत सीरियस बात है। हमारे देश के नागरिक या तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसलिए वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, या माहौल उनको ठीक नहीं लगा, या उनको कोई तकलीफ है, भय है, आशंका है। ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है कि 9,46,000 लोग अगर छोड़े हैं नागरिकता, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। मेरा मानना है इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये देश के फ्यूचर की बात है कि अगर ये माहौल बनेगा, हिंदुस्तान से लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं मुल्कों के अंदर, इसका क्या कारण है, ये बहुत बड़ी बात है। रोजगार की जहाँ तक सवाल है, ये सरकारों की जिम्मेदारी है किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट लाएं हम लोग, हमारी आर्थिक नीतियाँ बदलें हम लोग, जिससे कि आसानी से लोन मिल सके नौजवानों को जो खुद का काम करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट आके बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे, जिससे नौकरियों की संभावना बढ़ जाए। जैसे यहाँ पर आए हमारे साथी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले आए, ऑफर करें नौकरियाँ आप लोगों को। सरकारी नौकरी जहाँ विभाग में पोस्ट क्रिएट होती है, उसके बाद में पोस्ट
खाली नहीं रहनी चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। कई बार सेविंग के नाम पर हजारों लाखों पोस्ट खाली रहती है कई राज्यों के अंदर। आप देख रहे हैं, अभी अशोक चांदना जी बता रहे थे आपको, 1,35,000 नौकरियां हमने दे दी। 1,25,000 का अब इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, प्रोसेस के अंदर है। और 1,00,000 की मैंने और घोषणा कर रखी राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि नौजवानों को नौकरी मिले, उनका फ्यूचर ब्राइट हो, उनमें असंतोष पैदा नहीं हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तमन्ना हो। और उनके पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स बहुत बड़ी चिंता करते हैं कि मेरे बेटा पढ़ तो रहा है, बीए करेगा, बीएससी करेगा, एमए करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, पर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नौकरी प्राइवेट में भी होती है, सरकारी भी होती है, पर अगर नौकरियों का माहौल बनना जरूरी है जिससे कि असंतोष पैदा नहीं हो। जो हमारी भावी पीढ़ी देश की है, आपके ऊपर भार है कल के भारत का। अच्छे संस्कार स्कूल से, कॉलेज से हो, अच्छी परंपराएं हम सीखें, अच्छी सोच हम पैदा करें। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था जब राष्ट्रपति थे, सपना देखना सीखो। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, जिंदगी में एक लक्ष्य बनाओ, सपना देखो, मुझे ये बनना है, इस दिशा में जाना है। और सरकार की ड्यूटी है कि वो माहौल बनाए जिससे कि संभावना बढ़े। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम सबकी सोच होनी चाहिए, तब जाके मैं समझता हूँ हमारे देश के नौजवानों का, हमारे प्रदेश के नौजवानों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जो युवा शक्ति है वो मानव संसाधन के रूप में अच्छा मानव संसाधन बने, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, राजस्थान का एक माहौल, खुशी का माहौल हो, घर के अंदर, परिवार के अंदर, गांव के अंदर, जिलों में, प्रदेश के अंदर, उसको कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ना, वो बढ़े। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का माहौल बनना एक राज्य के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी ड्यूटी है कि हम वो माहौल बनाएं आपके लिए। इसीलिए हर ज़िले में बड़े रूप में और अधिक कोशिश करेंगे। मैं श्री कृष्ण को कहूँगा, बड़े अच्छे ऑफिसर है ये, और कोशिश करके बड़ी बड़ी कंपनियों को चीफ सेक्रेटरी लिख के भेजे, मुझसे लिखवाए, कुछ भी करे, पर हमारे अच्छी कंपनी और आए यहाँ पर। और हम चाहेंगे कि राजस्थान में माहौल बने। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हर राज्य के मुकाबला होता है। यहाँ हमारे लेबर अनरेस्ट नहीं है, यहाँ का माहौल अच्छा है, प्रदेशवासी अच्छा व्यवहार रखते हैं बाहर जाने वालों के लिए भी, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ इस माहौल जहाँ होता है वही इन्वेस्टमेंट आने की कोशिश करता है। एक शिकायत रहती है कि साहब फैसला जल्दी नहीं होता है सरकारों के अंदर, इसलिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। कोशिश कर रहे हैं कि उसके माध्यम से वो शिकायत भी दूर हो, काफ़ी हद तक दूर हो गई है। चीफ सेक्रेटरी इस काम को विशेष देख रही है कि जो इन्वेस्टर आए, अभी हमने, आपने सुना होगा, इन्वेस्ट राजस्थान की इवेंट की थी, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे वहाँ पर। 11 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, 11 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, और उसमें 10 लाख का एस्टिमेट किया गया है। अगर 11 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आता है तो 10 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। पर मैं मानता हूँ कि जो MOU होते हैं वो सब आते नहीं हैं, लेटर ऑफ इंटेंट मिलते हैं, वो भी नहीं आते हैं। गुजरात का उदाहरण हमारे सामने, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तभी वाइब्रेंट गुजरात होता था, वहाँ पर मुश्किल से 20, 25, 30% आते थे। हम उम्मीद करते हैं 30, 40%, 50% तक आ जाए, तब भी हम समझेंगे
कि हमारा प्रयास सफल रहा। इस प्रकार की सोच के साथ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मैं आपको कह सकता हूं कि जो कदम हमने उठाए हैं यहाँ पर वो भी गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक है। आज महंगाई का ज़माना है, हम चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हर परिवार के अंदर जो है कुछ सेविंग हो। जैसे मेडिकल का आपको मालूम है, चिरंजीवी योजना लागू की हमने। आज बीमार पड़ता आदमी, छोटी बड़ी बीमारी तो हर एक हो जाती है, सर्दी जुकाम भी हो जाता है, तो 200-400-500 रुपये खर्च हो जाते हैं। आज हमने पूरा इलाज फ्री कर दिया, आपका पूरा इलाज फ्री कर दिया। 1 रुपये लगा करके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक फ्री कर दिया। 10 लाख का बीमा कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है 10 लाख का बीमा। साथ में MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, सब टेस्ट फ्री। और मान लो 10 लाख में 4 लाख खर्च हो गया आपके इलाज के अंदर, 6 लाख ही बचे हैं। एक परिवार का है ये 10 लाख। और घर में बीमारी आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट होने की आ गई है, लीवर ट्रांसप्लांट होना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, कैंसर हो गया। तो आपको मालूम है, शायद आपको ही नहीं मालूम होगा, जो आप पढ़े लिखे भी हो, समझदार हो, यहाँ तक आए हो, आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 6 लाख बचा हुआ है, वो बचा रहेगा। उसके अलावा सरकार आपको 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का जो किडनी ट्रांसप्लांट होगा, लीवर ट्रांसप्लांट होगा, सरकार पैसा देगी, उस परिवार को पूरा इलाज करवाएगी। और साथ में 5 लाख का बीमा हो गया, एक्सीडेंट का हो गया है। अगर उस परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, पानी में डूब गया, कोई पड़ गया, कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो बीमा हो गया 5 लाख, ऑटोमेटिक हो गया है उसके अंदर, उसी स्कीम में हो गया है। उस परिवार के 5 लाख भी मिल जाएंगे। अभी पानी में डूब गए बच्चे, 5 लाख के चेक पहुंच गए। तो कहने का मतलब कुछ कदम हमने ऐसे उठाए हैं। OPS किया हमने, मानवीय दृष्टिकोण से किया कर्मचारियों के लिए। पूरे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। ज़िंदगी में 35 साल कोई काम करे, मैंने मोदी जी को भी कहा है, आप कृपा करके इसको एग्जामिन करवाओ। कल नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उनका स्टेटमेंट आया कि नहीं ये उचित नहीं है। मैंने वहाँ पर जवाब दिया है आपको एग्जामिन करवाना चाहिए। हमारी 5 योजना ऐसी है, मैं चाहूँगा भारत सरकार उसको अडॉप्ट करे। बीकानेर में मैं कह रहा हूँ पहली बार 5 योजनाओं के बारे में चर्चा रोज होती है। मांग मैं बीकानेर की धरती से करता हूँ केंद्र सरकार से। नंबर 1 OPS लागू करो। नंबर 2 चिरंजीवी योजना पूरे देश में लागू करो। सब फ्री इलाज हो लोगों का, राइट टू हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ होना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 शहरी रोजगार योजना इंदिरा गांधी के नाम से। नरेगा लागू किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने। आज कितना आराम हो गया। आप तो बीकानेर के लोग हो, बीकानेर, जोधपुर, बाप, फड़ौदी और जैसलमेर बाढ़ में क्या बीतती थी। जब अकाल सूखा पड़ता था तो गायों का अलग चिंता रहती थी, पीने के पानी की, मनुष्य को पीने के पानी की, रोजगार के लिए भटकते थे। अब 100 दिन का रोजगार की गारंटी हो गई। और हमारी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 25 दिन बढ़ा दिए हैं स्टेट के फंड से। भारत सरकार नहीं दे रही है, 100 दिन का वहाँ कैप है। हमने कहा 25 दिन हम देंगे आपको, 125 दिन कर दिए, राजस्थान के अंदर कर दिए। अब मेरे ख्याल संवाद पूरे देश के अंदर राजस्थान में होगा। पर जो शहरी रोजगार योजना शुरू करी है, नरेगा के पैटर्न पे करी है, 18 तरह के काम उसके अंदर है। और आप सोच सकते हो उसकी भी 100 दिन की गारंटी दी गई है। शहरों में जो आदमी जाना चाहे काम में, अब उनको काम मिलने लग गया है। ये योजना हो गई। एक मैं चाहता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन, अभी बुढ़ापे के अंदर हम 750 देते हैं, पति को 1500 भी देते हैं। विधवा औरत है उनको भी 500, 700 रुपये मिलते हैं।
निस्सज्जन हैं उनको इतने करीब ही पैसा मिलता है। मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी, चौथी मेरी मांग ये है, आप जो है पेंशन की पॉलिसी बनाओ पूरे देश के लिए। दुनिया के मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर वीकली पैसा मिलता परिवारों को, वीकली पैसा मिलता ऑटोमेटिकली, बिना मांगे हुए। कितने सदस्य हैं वहाँ पर, क्या तकलीफ है, नौकरी की नहीं की, मजदूर थे क्या थे। तो आज इस देश के अंदर भी हम 21वीं सेंचुरी में पहुँच गए हैं, जो राजीव गांधी का सपना था। आज कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई। नॉलेज इज पावर। अगर नॉलेज आपके बारे में है तो आप पावरफुल है। ये दुनिया की थीम आजकल है। तो सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, गूगल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज़माना आ गया है, तो क्यों नहीं हम भी सोशल सिक्योरिटी निभाएं और बुज़ुर्गों को, एक मजदूर भी काम करता है, बिल्डिंग खड़ी करता है तो कोई खाली मशीनें नहीं करती उसको, बिना मजदूर के कोई अट्टालिकाएँ खड़ी नहीं हो सकती है। मजदूर का जब सही साथ देना बंद कर देता है तो घर बैठ जाता वो, चाहे मायने का मजदूर हो चाहे वो दूसरा बिल्डिंग बनाने वाला मजदूर हो। सरकार की जिम्मेदारी है उसके आराम से ज़िंदगी निकले, उसको पेंशन कहाँ मिल सकते मजदूर को। ये सोच भारत सरकार की होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस सोच को आगे बढ़ाए और देश भर में कोई नई पॉलिसी बनाए जिसमें जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, 60-40 है, भारत सरकार 60% देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। JJM है, 45% भारत सरकार है, 45% स्टेट गवर्नमेंट का है। उसी ढंग की सोच पेंशन के लिए होनी चाहिए। कम से कम 60% वो दे, 40% राज्य सरकार दे, तो जाके कम से कम 3-4-5 हज़ार रुपये उनको मिल सकता है। इस प्रकार की मैं समझता हूँ कि इसको एग्जामिन करके 2,000 मिले, 3,000 मिले, वो बात की बात है, पर कम से कम पॉलिसी बन रहा है। अभी भारत सरकार ने क्या कर रखा है, 200 रुपये देते हैं, 300 रुपये देते हैं सिर्फ, और कैप लगा दिए कि आप, हमने यहाँ 1 करोड़ लोगों को देते हैं हम लोग पेंशन, वो देते होंगे 20-25 लाख लोगों को उस पर हिस्सा देते होंगे 200 रुपये का। क्या मतलब है, ये पेंशन की बन रही है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, उड़ान योजना, महिलाएं संकोच के कारण बोलती नहीं घर के अंदर, हम लोग भी नहीं बोलते हैं। ये प्रकृति की देन है कि महिला को माहवारी होती है और गांव के अंदर उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है, शहरों में भी ख़राब है, गरीबों में। अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, आराम से जाके नैपकिन खरीदते हैं, मंगाते हैं। एक पत्रकार ने मुझे कहा जयपुर में, साहब आजकल ज़माना बदल गया, मेरी बेटी मुझे कहती था आप नैपकिन ले आना पापा आते वक्त में। तो कहने का मतलब है टाइम बदल गया है। गांव में इन्फेक्शन होता महिला के, प्रॉपर वो यूज़ नहीं कर पाती, नैपकिन होते नहीं उनके पास में, लोकल कोई रुई हो या कपड़ा हो यूज करते हैं, इन्फेक्शन होता बार बार, बीमार पड़ती है, क्योंकि कैंसर हो जाता है, कहीं बांझ बन जाती, बच्चा पैदा नहीं होता है। और गरीब महिला के लिए कौन देखे। हमने नाम दिया, उड़ान का नाम दिया है। उड़ान के माध्यम से 12 नैपकिन हम देने लग गए हैं राजस्थान के अंदर, हर महिला को, अमीर गरीब कोई बराबर है। अमीर तो वैसे ही नहीं लेगा, अमीर तो जाएगा अपने हिसाब से लेने के लिए, पर आम नागरिक के परिवार को 12 नैपकिन प्रति महिला मिलना ये बड़ा फैसला। 500 करोड़ रुपये खर्च करेंगे हम लोग, तो राजस्थान महिलाओं के हित के अंदर बहुत बड़ा फैसला हमने किया है। भारत सरकार को चाहिए ऐसी कोई स्कीम लाए देश के लिए, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा, आज के दौर में हालात बड़े गंभीर है, बेरोजगारी है, वो परिवार को गरीब बनाती है, महंगाई परिवार को गरीब बना रही है। अगर गरीब बनाएंगे तो परिवार ऊपर कैसे उठेगा, क्या बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा, क्या उनको पौष्टिक आहार देगा। इतने बड़े 135 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर जब तक सरकारों की सोच इस प्रकार की नहीं होगी तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में हमें बड़ी तकलीफें होगी। इसलिए मैं लंबी बात क्या कहूँ, आपको इतना कहना चाहूँगा कि योजना कई हमने बनाई है किसानों के लिए। 8 लाख किसानों का आज हमें फ्री कर दिया है,
बिल कोई नहीं आता, जीरो बिल आता उनके लिए, 1000 रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं उन लोगों को भी। और तो और उपभोक्ताओं को शहरों में भी सब जगह 50 यूनिट निःशुल्क कर दी, 300 यूनिट तक हमने रेट कम कर दी। उससे आप बताइए 42 लाख लोगों के बिल नहीं आ रहे बिजली के। तो आज महंगाई की मार से उनको बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए हैं। मैं आपको तीर्थ यात्रा में भेज रहे हैं बुजुर्गों को, ये भी सेविंग होती है। खुद के पैसे जाएगा तो 1000 रुपये खर्च होते हैं। सरकार उनको ट्रेन में ले आ रही, 20,000 लोगों को निःशुल्क यात्रा करवा रही है। इस प्रकार से हमने अंग्रेजी स्कूल खोली आप लोगों के लिए। और मैं समझता हूँ ये आज के इवेंट से संबंधित बात है। अगर अंग्रेजी के खिलाफ मैं बचपन में था, शुरू से बचपन के खिलाफ था, मैं अंग्रेजी के खिलाफ रहा हूँ, क्या काम आएगी हमारे, हम सोचते थे। आज मालूम पड़ा कि 40 साल के दरमियान में मैंने देखा है, अनुभव किया ज़िंदगी में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, आप देखते हो बॉम्बे, लंदन, अमेरिका जाते हैं, आईटी का काम है, आईटी में पैकेज मिलता है 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। दुनिया कहाँ जा रही है? राजस्थान में जो अंग्रेजी स्कूलें खुलने लगी है, संख्या हम और बढ़ाएंगे। और हमारी लॉटरी खोलनी पड़ती बच्चों के एडमिशन के लिए स्थिति बन गई है, क्योंकि 50,000 1 लाख तक फीस लगती है बाहर स्कूलों में। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, ये सरकारी स्कूल है। टीचर भर्ती करें, 10,000 टीचर भर्ती करें अंग्रेजी का। हम लोग कोशिश करते हैं कि गांव के बच्चे भी इंग्लिश सीख सके, बोल सके, समझ सके, तो उनका फ्यूचर और ब्राइट हो सके। और आज आप जो कह रहे हैं, ये जो आपके 3 फेयर लगे हैं, इसमें फीडबैक ये आ रहा है कि भाई एक तो बच्चे जो है उनका अंग्रेजी की ज्ञान कम है। ये जो कंपनी वाले आते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, वो कहते हैं एक तो अंग्रेजी का ज्ञान कम है, और दूसरा जो उनको एक मैनेजमेंट का एक अनुभव होना चाहिए जिसमें उसकी कमी रहती है। उनके कोर्सेज होते हैं। मैं चाहूँगा कि राजस्थान सरकार इन तमाम बातों को ध्यान में रखे और उसके बाद में आगे बढ़े, जिससे कि हम लोग, हमारे यहाँ के नौजवानों का फ्यूचर जो है वो उज्जवल हो सके, बन सके, और सरकार में भागीदारी निभा सके। मैंने खुद ही ज़िंदगी में अनुभव किया। जब मैं पढ़ता था तो क्या करेंगे पढ़ के, बाद में क्या बनना है। डॉक्टर मैंने कोशिश करी, रात को मैंने 3-3 बजे तक पढ़ाई करी होगी, पर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया हूँ। समझ गए आप? वरना मैं आपके सामने खड़ा नहीं मिलता आपको। डॉक्टर नहीं बन पाया, फिर कोशिश करी क्या करें, तो मैंने खाद बीज की दुकान खोली। खाद बीज की दुकान खोली थी, पर मैं बचपन से मैंने देखा कि मैं ये जो ब्लैक मार्केटिंग होती है उसके मैं खिलाफ था बचपन से ही। तो जैसे यूरिया का ब्लैक हुआ एक रात को, मैंने तमाम जो यूरिया की जो गोदाम था सब यूरिया बेच करके बिना ब्लैक के सब सामान लपेट करके पीपाड़ शहर मेरे जोधपुर में है, वहाँ से मैं जोधपुर पहुँच गया। दुकान बंद कर दी मैंने वहाँ। फिर मैंने ट्राई करी, मेरे ख्याल से जहाँ पत्रिका का ऑफिस है जयपुर में, मेरे ख्याल से इसके आसपास ही कोई बिल्डिंग थी, कोई ऑफिस था इंडस्ट्री का, छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज का ऑफिस था। वहाँ बच्चों का इंटरव्यू हो रहा था। जैसे बच्चे इंटरव्यू में आए हैं, मैं भी इंटरव्यू देने गया था वहाँ पर। वहाँ गया इंटरव्यू देने, इंटरव्यू दिया या नहीं दिया मुझे याद नहीं, मैं गया वहाँ पर। उसी दिन मेरा अपॉइंटमेंट, दिल्ली से आए थे NSU के हमारे मिस्टर रोहित बार बोरा, उपनाम था पप्पू उसका, वो आए और मेरा सिलेक्शन कर दिया NSU का अध्यक्ष के रूप में। तो NSU का अध्यक्ष बन गया मैं, NSU का अध्यक्ष बन गया। अब आप बताइए कहाँ तो मैं नौकरी ढूंढ रहा था, और कहाँ मैं खाद की दुकान, दवाई की दुकान, पेस्टिसाइड बंद की। फिर इंटरव्यू देने गया जयपुर, बन गया मैं NSU का अध्यक्ष बन गया स्टेट का। और मुझे 50 साल होने आए उस बात को। 50 साल में मुझे बहुत
कांग्रेस ने और इंदिरा जी के वक्त से मुझे लगातार इतना मुझ पर विश्वास किया गया कि इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे बाद नरसिम्हा राव जी आ गए, चाहे सोनिया जी आ गई, चाहे राहुल गांधी आ गए, मुझे इतने चांस मिले राजनीति में काम करने के, वो बात जुदा है। तो आज मेरे को जो मैं इंटरव्यू देने गया था, आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ बीकानेर, मुझे मेरा इंटरव्यू याद आता है कि मैं इंटरव्यू देने गया था जयपुर। आज पूरे राजस्थान के बच्चे बीकानेर आएंगे। पहले जोधपुर में गया था, जयपुर भी मैं गया। मुझे लगता है कि मैं जाऊँगा तो मुझे कम से कम एहसास होता रहेगा हमेशा कि रोज़गार की समस्या कितनी बड़ी होती है, फ्यूचर की चिंता कितनी बड़ी होती है, और मैं कुछ कर पाऊँगा मेरी कलम से आप लोगों के लिए, हमेशा मैं तैयार रहूँगा। ये भावना मेरे में हमेशा जागृत रहे, इसलिए मैं आया हूँ। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबको बहुत बहुत मेरी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेगा जॉब फेयर हुआ है हर ज़िले में होंगे, और जरूरत पड़ेगी जहाँ पर तो रिपीट भी कर सकते हैं किसी ज़िले के अंदर। पर हमारा प्रयास रहेगा कि सरकारी व गैर सरकारी प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार हमारे नौजवानों को अवसर मिले काम करने के, रोज़गार मिले, नौकरी अच्छी मिले, पैकेज अच्छे मिले, और डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कितना उसमें अपना इनपुट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कमी नहीं रखेंगे। यही बात कहता हूँ मैं अशोक चांदना जी को, श्री कृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अशोक चांदना जी हमेशा नौजवानों के लिए समर्पित है, राजस्थान के लिए खेल मंत्री भी है। तो ग्रामीण ओलंपिक का जो आयोजन शानदार हुआ राजस्थान के अंदर, आपको मालूम है वो बेमिसाल बन गया है। 30 लाख लोग खेल भाग लिया, 10 लाख महिलाएं थी सभी उम्र की, और 2.25 लाख टीमें बनी, स्टेट लेवल तक टीमें पहुंची है। और आज आपको मालूम होगा, खुशी होगी, अब देश में हर राज्य सरकारें, जो खबरें आ रही है, हर राज्य सरकारें ग्रामीण ओलंपिक की तरफ आगे बढ़ रही है। और राजस्थान के अंदर भी हम लोग 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक करवाने जा रहे हैं। इस प्रकार से हम चाहेंगे हर क्षेत्र में नौजवान राजस्थान का आगे बढ़े, कीर्तिमान स्थापित करे। इसलिए हमने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का प्रबंध किया है। खेलों के अंदर हमने अभी तक मेरे ख्याल से 229 नौकरी दे दी है आउट ऑफ टर्न। 500 ज़्यादा, 2 मिला के 2% देते नौकरी है उनको। 2% आरक्षण किया गया है खिलाड़ियों के लिए, और आउट ऑफ टर्न दे रहे नौकरियाँ। करीब 500 बच्चों की नौकरी लग चुकी है। हर क्षेत्र में चाहते हैं कि नौजवानों को किसी ढंग का राजस्थान में फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, कॉन्फिडेंस पैदा रहे। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। जल्दी दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप हमारा विश्वास हैं, हमारा अभिमान है। और निवेदन करना चाहेंगे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक